नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हर प्रकार की परीक्षा के लिए उपयोगी होता है, अर्थात कि बहुउपयोगी होता है। और खास तौर पर अगर आप शिक्षा संबंधी परीक्षा दे रहे हैं या फिर आप नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान संबंधी जैसी कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो अवश्य ही आपको इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि फला आयोग कब बना, ये कब बना। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो अवश्य ही आपको शिक्षा आयोग से संबंधित और शिक्षा के संबंध में जो आयोग बने हैं उनके संबंध में आपको प्रश्न आते हैं। तो आज हम ऐसे ही आयोग और संस्थाओं को जानने वाले हैं जो शिक्षा के संबंध में है, अर्थात कि शिक्षा विभाग से जितने भी सारे आयोग वगैरह बने हैं अब तक हमारे यहाँ पर, उनको हम जानेंगे। अर्थात कि शिक्षा के संबंध में किए गए प्रयास समझ सकते हैं आप, या फिर यूं कहिए कि प्रमुख आयोग और कमीशन शिक्षा के क्षेत्र के। तो ये केंद्रीय परीक्षाओं में ज़्यादा आते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में केंद्रीय परीक्षा होगी तो आ जाएंगे इनमें से क्वेश्चन। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो हर जगह, आप किसी भी जगह पे हो पूरे भारत देश में, इसमें से प्रश्न जरूर आएगा आपको। एक या दो प्रश्न हर सिलेबस में ये जुड़ा होता है पॉइंट आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अभी जो हमारी शिक्षा नीति है वो 2020 जो है वो लागू पूरी तरह से नहीं हुई है, और एनसीएफ भी नया बनने वाला था वो भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। तो एनसीएफ 2005 ही चल रहा है हमारा यहाँ पर, और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 पूरी तरह लागू है, और 2020 वाली अभी तक लागू नहीं हुई है, ठीक है। अब आप एक एक करके मेरे साथ में सबको रिवाइज कर लीजिए अगर आपने पढ़ा है तो, और आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले भी यहाँ शिक्षा चलती होगी अंग्रेजों के समय पे। तो कल्पना करिए उस समय पे कैसी शिक्षा चलती होगी और क्या प्रकार का हुआ होगा। तो आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजी का बहुत बाहुल हो गया था, और अगर आप हिंदी जैसी सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से हैं तो आपको अवश्य ही पता होगा कि यहाँ पर अंग्रेजी का बाहुल था। तो हुआ ये था कि लॉर्ड मैकाले के नाम के एक अंग्रेज अधिकारी आए, उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थापित करी, और उसी का नाम एक और होता है मैकाले की आयोग 1835 में, ठीक है, 1835 में। तो मैकाले ने क्या किया कि पूरी तरह भारत की शिक्षा नीति को इस प्रकार के तहस नहस कर दिया कि पूरी अंग्रेजों की पद्धति अपना दी, अंग्रेजी को भाव दे दिया, और हमारी यहाँ की नीति संस्कार सब कुछ भुलाने की कोशिश करती, ठीक है। तो उस समय में कुछ किया नहीं जा सकता था, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद में भी कुछ प्रयत्न हुए जो अंग्रेजों ने ही अपनी तरफ से किए थे। वो था, एक चार्ल्स वुड नाम का व्यक्ति आया, तो उसने एक पत्र लिख करके, और यहाँ सर ये मैकाले की वाली नीति में थोड़ा अवरोध किया, जिसका नाम था वुड डिस्पैच नाम से एक पत्र आया था, ठीक है। वुड डिस्पैच उसको कहा जाता है, एक घटनाक्रम मान लीजिए, एक पत्र मान लीजिए, एक पत्र भेजा था। उस पत्र के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो शिक्षा के संबंध में थी, ठीक है। अब उसके बाद में हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन आया 1882 में, 1835 में आया आपका मैकाले की आयोग, उसके बाद में वुड डिस्पैच आया 1854 में, और फिर हंटर कमीशन आया 1882 में, ठीक है। उसके बाद में एक विश्वविद्यालय आयोग चला था, उस समय पे भी विश्वविद्यालय आयोग चला था 1902 में, ठीक है। फिर सार्जेंट आयोग आया, धीरे धीरे ऐसा होता गया। तो जब हमको स्वतंत्रता मिल गई तो जाहिर सी बात है स्वतंत्रता के बाद में कुछ बातें होनी जरूरी थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब बातें हुई उस समय पे डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग बना, जिसका नाम वैसे बेसिकली था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, ठीक है। लेकिन उसको राधाकृष्णन की अध्यक्षता के होने के कारण उसका नाम दिया गया राधाकृष्णन आयोग 1948। इसको शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रथम आयोग था उच्च शिक्षा के लिए ये बनाया गया था, सबसे पहले ही उच्च शिक्षा पे ध्यान दे दिया। चलो कोई बात नहीं है, फिर धीरे धीरे सब में सुधार आना जरूरी था। तो इसने क्या किया था, विश्वविद्यालय शिक्षा पे काम किया था, ठीक है साहब। अभी भी कोई सुध नहीं आई हमारे देश को विश्वविद्यालय शिक्षा से कि नींव को मजबूत किया जाए। तो 1952-53 में जब डगमगाने लगा आपका राधाकृष्णन आयोग में ढंग से काम नहीं हुआ, तो 52-53 में क्या हुआ कि मुदालियर कमीशन आया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, एलएस मुदालियर भी कहा जाता है उनको।
तो मुदालियर जी ने क्या किया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए काम किया कि भाई विश्वविद्यालय से क्या होता है, माध्यमिक शिक्षा तो मजबूत होनी चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्होंने काम करने के लिए, देखिए पहले विश्वविद्यालय शिक्षा पे सुधार हुआ, फिर माध्यमिक शिक्षा पे सुधार होने की कोशिश हुई, तब आया था हमारा लक्ष्मण मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग, ठीक है। और उस पे माध्यमिक शिक्षा पे ध्यान दिया गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इनका 3-4 चीजें आप ध्यान रखिए। परीक्षा में आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है, उद्देश्य पूछा जा सकता है अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं तो बस, अन्यथा बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो वहां पे सिर्फ आपको इतना पूछा जाता है फला आयोग का अध्यक्ष कौन था, फला आयोग की जो है घटना कब हुई, रचना कब हुई। तो ये 52-53 आता है इसका, ठीक है। 47 से 48 आता है आपका राधाकृष्णन आयोग का, लेकिन 48 माना जाता है, इसको 52 माना जाता है। ओके, अब धीरे धीरे इस आयोग में सुधार आया, लेकिन फिर भी कुछ तो और भी सुधार चाहिए था। तो दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर डीएस कोठारी उनका नाम है, डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में 1964 से 66 तक कार्य हुआ था, लेकिन 64 में बन गया था। तो डॉक्टर डीएस कोठारी के अध्यक्षता में कोठारी आयोग बना। तो मित्रों एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आयोग और कमीशन एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। कमीशन भी आ जाता है कहीं कहीं, हिंदी में भी डायरेक्ट कमीशन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो आयोग और कमीशन एक ही चीज होती है, ओके। और अगर आपको कहीं कमेटी मिले या समिति मिले तो भी दोनों एक ही है, लेकिन कमेटी और आयोग दोनों अलग अलग चीजें होती है, एक जैसी चीजें हैं, ठीक है। अब डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में क्या किया कि अब उन्होंने भाषा पे सुधार करने की सोच ली कि भाषा पे सुधार किया जाए। तो भाषा पे सुधार करने के लिए त्रिभाषी सूत्र अपनाया कि एक भाषा खुद की होनी चाहिए, एक भाषा हमारी पुरानी होनी चाहिए जो हमारे पुरानी कनेक्टिविटी से जोड़ के रखे, हमारे पुराने ज्ञान से हमको जोड़ के रखे, और एक होनी चाहिए हमारी वो भाषा जो हमें विकसित बनाए और हमें पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाए। तो त्रिभाषी सूत्र में हमारा अंग्रेजी, संस्कृत और आपका हिंदी। तो संस्कृत को उस समय पे तृतीय भाषा पे रखा गया। अब ये तो पूरी शिक्षा के लिए लागू कर दिया गया, निम्न से उच्च, ठीक है, निम्न से उच्च, विशेष किसी का नहीं, पूरे पे ही किया। और इसको क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग भी इसको कहा जाता है, कोठारी कमीशन इसको कहा जाता है, कोठारी आयोग कहा जाता है, कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। कोठारी और कोठारी में फर्क नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं, ठीक है। और अध्यक्ष डॉक्टर डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, ओके। 64 से 66 इसका समय माना जाता है, लेकिन 64 इसका मुख्य समय होता है जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए। यहां तक ठीक था। अब एनसीईआरटी की बात हुई। एनसीईआरटी 1961 में धीरे धीरे पूरी काम चली। तो एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम करना। तो यहां पर चलते चलते क्या हुआ, एनसीईआरटी ने गठन किया और कोठारी आयोग की सिफारिश पर क्या हुआ, स्वतंत्र भारत की एक शिक्षा नीति बनी कि एक शिक्षा नीति होनी चाहिए जिसके माध्यम से सब कंट्रोल होना चाहिए कि कौन क्या करेगा, किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, किस प्रकार बच्चा पढ़ेगा, किस प्रकार हमारी शिक्षा जो है वो आगे बढ़ेगी। ये सारी बातें आपकी तय हुई। और एनपीई ये निर्धारित हुआ, कब हुआ, 1968 में। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन गई आपकी 1968 में, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। एनसीएफ बना था इसका 1975 में जाकर के, एनसीएफ बना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नहीं तो उससे पहले ये जो कोठारी कमीशन था और एनसीईआरटी वगैरह से इस तरह से आपकी ये चल रही थी, ठीक है। तो अब एनसीएफ में जाहिर सी बात है पूरी तरह से शुद्धता नहीं हुई होगी, कुछ न कुछ कमी रह गई। तो एनसीएफ के बाद में भी कोई और भी काम हुआ, ठीक है। 1976 में शिक्षा को स्मृति सूची में डाल दिया गया। पहले दूसरी सूची में था, संघ सूची में, उसको स्मृति सूची में डाल दिया गया। राज्य और वो दोनों ही काम करेंगे इसमें, ठीक है। 1975 के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए क्या किया, फिर एक संशोधित शिक्षा नीति आई, थोड़ा सा उसमें संशोधन हुआ 1978 में, ठीक है। लेकिन उसको संशोधित शिक्षा नीति कहा नहीं जाता है, संशोधन इक्के दुक्के हुए। कुछ राज्यों में क्या हुआ कि 10+2+3 की शिक्षा नीति लागू हुई, कुछ में 10+1+3 की लागू हुई। और अभी भी कुछ जगह पे ऐसा ही होता है। उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा कि 10वीं के बाद में डायरेक्ट कॉलेज में चले जाते हैं, इंटर कॉलेज बोलते हैं लोग, तो वो वही होगा। इस तरह से ही होता है ये 10+1+3 का मामला है ये, ठीक है। 12वीं पे कॉलेज में चले जाते हैं लोग। तो एनसीएफ दूसरा वाला कब बना, एनसीएफ पहला हुआ 1975 में, दूसरा एनसीएफ आपका बना 1984 में, इसमें कुछ सुधार करने के लिए।
तो एनसीएफ पहले बनता है, शिक्षा नीति बाद में बनती है, लेकिन पहले वाला जो था वो पहले शिक्षा नीति बनी थी 1968 में, फिर एनसीएफ बना था। लेकिन अब की बार क्या है, एनसीएफ पहले बनना शुरू हो गया और तब से पहले ही बनता आ रहा है। एनसीएफ बना आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है एनसीएफ का मतलब, ठीक है। अगर आप एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको बिल्कुल काम आएगी, लेकिन पूछ लिया जाता है इसीलिए मैं आपको एनसीएफ भी बता रहा हूं। अब एनसीएफ 1964 नहीं, तो दूसरी शिक्षा नीति जब बनी थी 1986 की, तो इसी के आधार पर बनी, ठीक है। अब उस समय पे क्या एक प्रावधान हुआ था इसमें मुख्य है, आप नोट कर लीजिएगा, 9वीं में विषय लेने का प्रोग्राम हो गया था। तो अगर आप सुनेंगे कि संस्कृत स्पेशल से कुछ लोग, एक बात आपने सुनी होगी कि संस्कृत में विशेष संस्कृत से, और जो लोग 10वीं पास करते हैं 12वीं पास करते हैं, ऐसा कैसे कि संस्कृत से हूं मैं, स्पेशल संस्कृत एजुकेशन की भर्तियां निकलती है, वो उसी समय पे हुई थी कि 9वीं में विषय ले लेते थे, वो संस्कृत स्पेशल ले लिया उन्होंने, उसी के बाद में वो संस्कृत की तरफ चले गए। जैसे हमारा अंग्रेजी माध्यम होता है ना, वैसे वो संस्कृत का माध्यम नहीं होता है, लेकिन वो विशेष संस्कृत शिक्षा कहलाती है, ठीक है। संस्कृत को विशेष विषय में लिया जाता है, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य और संस्कृत सामान्य, 3 चीजें चलती है। अब 9वीं में विषय लेने का जो था उसको हटा भी दिया, यहां पर पहले लिया जाता था, बाद में 1986 में हटा दिया, माफ करिएगा, ठीक है। और पूरा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल सुसज्जित और अच्छा, और जो पहले यहाँ पे एक मुख्य चेंज हुआ कि जो सेवारत अध्यापक थे उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेवारत का मतलब है कि जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं ना, वो पहले पता नहीं किस प्रकार से लगे या फिर किस प्रकार से पढ़ा रहे थे, उनमें चेंजेज होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसी समय से एक शैक्षिक सम्मेलन जैसी चीजें होती है आपकी, कभी कभार छुट्टी आती होगी अगर आप स्कूल में हैं तो, अर्थात कि स्कूल में जब आप थे तब छुट्टी आती होगी शैक्षिक सम्मेलन की, 3-3 4-4 दिन की वो ट्रेनिंग होती है शिक्षकों की, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अध्यापकों की भी शिक्षा हो, पहले अध्यापक बनने के लिए शिक्षा तो लागू कर ही दी गई थी, ठीक है, और नहीं हुई है तो अभी तक आप जानते हैं सब अध्यापकों के लिए शिक्षा है। तो एनपीई की समीक्षा के लिए क्या हुआ, आचार्य राममूर्ति कमीशन बना। अब आपसे पूछेगा आचार्य राममूर्ति कमीशन क्यों बना, तो एनईपी या एनपीई यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए बना था। उसी समय पे बना था, तुरंत ही बाद में, और क्रियान्वयन में तुरंत ही आ गया। और समीक्षा करते 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 उन्होंने क्या किया, एक संशोधन जारी किया, और संशोधित शिक्षा नीति जारी करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1992 में एक जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक और कमीशन निकाला, उसका नाम था जनार्दन कमीशन, जनार्दन रेड्डी समिति ही थी, कमीशन नहीं था, माफ करिएगा। और पीओए के द्वारा ये संशोधन करके प्रोग्राम ऑफ एक्शन उन्होंने बनाया, एक्शन रिसर्च जिसको कहते हैं, वो वहीं से स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या किया कि लर्निंग विद बर्डन, यानी कि वजन के अलावा ऐसे इस प्रकार से शिक्षा ली जाए, तो यानी कि बस्ते का बढ़ता बोझ, इस प्रकार का डायलॉग आपने सुना होगा। तो ये बस्ते का बोझ जो ज्यादा लग रहा था उसको कम करने के लिए वहां से रिपोर्ट आई। कहने का मतलब है कि जब राममूर्ति कमीशन ने रिपोर्ट भेजी जनार्दन रेड्डी कमीशन बना करके, और उन्होंने बात करी थी, रिपोर्ट तो राममूर्ति कमीशन ने भेज दी, बात करी जनार्दन रेड्डी कमीशन ने कि क्या मामला है। जनार्दन रेड्डी कमीशन या जनार्दन रेड्डी समिति जो बनी थी, उसकी बातचीत पर क्या हुआ, रिपोर्ट के आधार पर एक और समिति बनी, उसका नाम है यशपाल कमेटी, डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में। यशपाल भी बहुत मुख्य नाम है, तो यशपाल जी की अध्यक्षता में बनी, और उन्होंने क्या किया, बस्ते के बोझ को कम करने के लिए 93 में ये गठन किया था यशपाल कमेटी का, ठीक है। 1992 93 में किया था, 92 में ये जनार्दन रेड्डी कमीशन हुआ था, उसी के तुरंत बाद में यशपाल कमेटी आ गई थी आपकी। 92 में ही आता है ज्यादातर, ठीक है, 93 में आप करना मत है, लेकिन 92 में ही होता है इसका प्रमाणिक। तो मध्यांतर भोजन की व्यवस्था की गई थी उसके बाद में 1995 में, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन पूछ लिया जाता है कब से स्टार्ट हुआ था, 1992 से प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और चला था, ब्लैक बोर्ड जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसके तुरंत बाद चला था।
1986 की शिक्षा नीति के बाद में ब्लैक बोर्ड चला था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। मध्यांतर का बोधन जो चला था 1995 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो किसी स्कूलों में सुविधा नहीं थी, तो उस समय पे आपको क्या करते थे कि साबुत अनाज को ही बांट दिया जाता था। आजकल होता है, पहले बहुत पहले होता था, जब हम पढ़ते थे उससे पहले यही होता था। अब उसके बाद में क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह चले, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चला, परंतु इसमें एक और कुछ सुन लेते हैं कि इसको क्रियान्वयन में लाया एनसीएफ 2005 बना, क्रियान्वयन में लाने के लिए एनसीएफ 2005 बना, ठीक है। और एनसीएफ 2005 ही चल रहा था, मैंने आपको जैसा कि बताया, यशपाल कमेटी के बाद में। तो मैंने आपको एक चीज और बताई होगी कि एनसीईआरटी की स्थापना हुई, तो एनसीईआरटी क्या करती है, ये एनसीएफ जो होता है ना आपका, ये सब एनसीईआरटी बनाती है, और एनईपी बनाता है पूरा देश का जो मिल करके, और सभी बनाते हैं। पहले उनकी कमीशन वगैरह बनाई जाती है, समितियां वगैरह, समीक्षा वगैरह होती है पुरानियों की सब, तो एनसीईआरटी बनाता है। ये प्रश्न आपका पक्का है। अब एनसीएफ आपका जब नया लागू होगा, एनसीएफ उसके बाद में आपकी नई शिक्षा नीति लागू होगी, तीसरी शिक्षा नीति आपकी आएगी। लेकिन संशोधित शिक्षा नीति अगर कोई आपसे पूछ ले, तो संशोधित शिक्षा नीति 1992 में आएगी आपकी। दूसरी शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति कहा जाए तो 1986। प्रथम शिक्षा नीति या स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति पूछे तो 1968 वाली। और देश की पहली शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति होती है, ठीक है। तो ये थी प्रमुख जानकारियां। इनके अलावा जो करंट की बातें हैं शिक्षा में, वो आपके करंट में पढ़ी जाएगी, और जो एनईपी 2020 है उसकी जानकारियां आप अलग से पढ़ेंगे, यानी कि हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। यहां तक एनसीएफ 2005 तक का संदर्भ एक इतिहास के माध्यम से समझ सकते हैं आप, इतिहास था मानो। अब हम अगली जो वीडियो में आएंगे तो सारी जानकारियां आपके समक्ष लाएंगे, एनसीएफ जो नया बनने वाला है, और जो एनसीएफ के अलावा एनईपी है, इसमें क्या क्या है, और कुछ नए परिवर्तन है, 2010 के परिवर्तन भी है, आरटी 2009 भी है, इस तरह की। और ये 2009 वाली बात है, ये बहुत प्रमुख आता है शिक्षा में। तो इसमें क्या किया कि और कुछ जो प्रमुख बातें हैं वो आपको अगली वीडियो में बता देंगे, लेकिन ऐसा कोई विशेष नहीं है इसमें कि परीक्षा में आए और नहीं बताया गया हो। एक दो चीजें और हैं जो आप अपनी तरफ से पढ़ के इस परीक्षा को फिलहाल पास कर सकते हैं, और जब समय मिलेगा तब आपको और प्रमुख जानकारियां दी जाएगी। ठीक है मित्रों, तो लेते हैं आपसे विदाई। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी किसी जानकारी के साथ में आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। लेते हैं आपसे विदाई, नमस्कार, धन्यवाद।